सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और बोल्ड टीवी पर ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं। और आज मेरे साथ शाह खावर एडवोकेट मौजूद हैं और जो सूरत हाल है, जो ख़बरें हैं जिन पर हम बात करेंगे, बड़ी गर्मा गर्म वो ख़बरें हैं। एक तो भारत के जो अमित शाह साहब हैं, उन्होंने दोबारा एक ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले दौर में भी की थी और अब भी कर सकते हैं, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। उसका जवाब फिर पाकिस्तान ने भी दिया है कि आप फरवरी याद रखें, ज़्यादा मेरे को बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक टेंशन है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के केस की समाअत तो नहीं हो सकी, इसलिए कि शायद एक जज साहब को कोई अभी शक किया जा रहा है कि उन्हें कोरोना ना हो गया हो। तो अब 11 जून तक की वो समाअत है। थोड़ा सा ज़रूर इस मुकदमे पर भी बात करेंगे क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत है पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में आज वो कोरोना आज खुद नोटिस की समाअत थी और उसमें जो मामला सामने आए, जो चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, काजी अमीन साहब ने, 4 मेंबर बेंच था, तो उन्होंने जो डायरेक्शन आज दी है, यानी जो कोर्ट का मूड था, उसमें वो पॉलिटिशियंस के लिए एक बड़ा अहम पैगाम, अगर ये सियासतदान और सियासी जमातें समझ जाएं और आवाम के मसाइल का, फंडामेंटल राइट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसके हवाले से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है जो सियासतदानों को दिया है। और अगर सियासतदानों ने इस पर अमल नहीं किया तो फिर कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे, या मैं ये भी हम समझ सकते हैं कि ये एक आगे जाके शाह साहब एक चार्जशीट की सूरत में ये इस्तेमाल हो सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही। लेकिन प्रोग्राम जो है ना, जो पहला जो मेरा सेगमेंट है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, उसका ताल्लुक कश्मीर से है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है, उसका ताल्लुक उस बुनियादी इशू से है जो पिछले 70-72 साल से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जिसने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। लेकिन अब अचानक वो जो प्राइम मिनिस्टर का स्टैंस, यानी मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, अगर हम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात देखते हैं, अगर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट सुनते हैं, हम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बात सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए अपना तन मन धन हर चीज़ कुर्बान कर देगा और भरपूर एक ऐसा इशू है जिस पर आगे चलकर कोई भी किसी तरह की भी सौदेबाजी नहीं होगी। लेकिन जो पाकिस्तान का स्टेट टीवी है, यानी पीटीवी, शाह खावर वो बड़े अजीब से पैगाम दे रहा है इस मौके पर, जिस वक्त मोदी ये कह रहा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स, ज़रा वो ट्वीट भी चला दें अमित शाह का जो उसने आज किया है, हवाला दे के माजी का, कि मोदी ने ऑर्डर कर दिया कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। उस मौके पर इन दिनों में पाकिस्तान टेलीविज़न जो कश्मीर, पाकिस्तान का जो नक्शा दिखाता है उसमें कश्मीर गायब है, उसमें कश्मीर गायब है। और ये आप देखें, ये जो दानिश्वर नए अब पाकिस्तान टेलीविज़न पर आ गए हैं और ये अच्छा, अब जब ये चला है शो, ज़रा वो क्लिप भी चला दें ज़रा, जिसके जो इनका टीवी का मैं चाहता हूँ कि ताकि लोगों को पूरा अंदाज़ा कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कि ये जो नक्शा आ रहा है पीटीवी, ये स्टेट टीवी है और इसमें कश्मीर जो है ना, आप गोल दायरे में देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर कश्मीर है, लेकिन पाकिस्तान के नक्शे में इस कश्मीर को उन्होंने उड़ा दिया। और अच्छा, फिर एक इसमें और बात भी है, ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड प्रोग्राम था और ये पहले भी चल चुका है, ये दोबारा चला और अब 2 या 3 दफ़ा इसकी रिपीट टेलीकास्ट भी हुई। और अब बड़े एक अजीब सी बात है कि जो इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं, वो अपने ट्वीट्स में ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो 6 महीने पहले चला हुआ था, तो इसलिए हमें आप इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यानी अगर ये गलती 6 महीने पहले, अगर मैं उसे अव्वल तो मैं इसे गलती नहीं तस्लीम करता, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कश्मीर का जो नक्शा है वो पाकिस्तान टेलीविज़न अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से उसको उड़ा रहा है, उसका स्टेटस तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। और ये एक मुझे ये शुबा है
कि ये एक डेलिब्रेट मूव है, डेलिब्रेट मूव है। अच्छा जी, अब वो उसमें वो कहते हैं जी कि ये तो पहले चल चुका था, तो अब हमारी तो ये गलती नहीं है। मैं आप पर आपका कमेंट लूँगा, लेकिन अब मैं इसके साथ एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। एक तो ये प्रोग्राम था, लेकिन अभी एक दूसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है नुक्ता इम्तियाज़। उसमें अगर आप देखें तो कश्मीर और जो नक्शा जब दिखाते हैं तो उसमें आपको नज़र आएगा इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी हम उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जिस पर हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। लेकिन कंट्रोल्ड का क्या मतलब है? ज़ेर इंतज़ाम। और मुकाबले में दिखा रहे हैं, ज़रा चलाइए जी वो स्क्रीनशॉट भी दिखा दें, पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर, यानी आप उसको आप पैरेलल उसको ले जा रहे हैं। ये देखें, पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर, ये गलती नहीं है। नहीं, अब आप देखें, ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। ये स्टेटस क्यों तब्दील किया जा रहा है? ये पाकिस्तान टेलीविजन क्या मैसेज दे रहा है? मैं आपको बताता हूँ जी। देखें, ये पिछले 1-1.5 साल पहले जब पाकिस्तान टेलीविज़न के वो अरशद खान साहब को बनाया गया था नए वो चेयरमैन, और उस वक्त फवाद चौधरी साहब के साथ उनका बड़ा फड्डा हुआ था। और अरशद खान साहब का ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ये मैंडेट दिया है कि वो इसको BBC की तर्ज पे एक इंडिपेंडेंट चैनल बनाएं पाकिस्तान टेलीविज़न को, और लोग इसको देखें, इस पर एतबार करें, इसको हमने इम्प्रूव करना है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये करने की इजाज़त नहीं दे रहे। तब ये था, मैं भी उन लोगों में से शामिल था जो असूली तौर पर हम ये समझते थे कि वजारत इत्तलात और नशरियात को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और अरशद खान साहब को मैंडेट मिल गया, फवाद चौधरी साहब रुखसत हो गए, दूसरी मिनिस्ट्री में चले गए, अरशद खान साहब आ गए। अब मुझे आप ये बात बताएं कि ये कौन सा BBC बना दिया उन्होंने पिछले 1 साल में? पाकिस्तान टेलीविज़न, अगर आप BBC से इसका कंपैरिजन करें, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उन्होंने, मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, मैं आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स, वो सारे एनजियोटिक, वो जो सारे ये टेलीकॉम के जो ये नेटवर्क्स है ना, उनके बंदे जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, उनको इन्होंने शामिल कर लिया, क्योंकि ख़ुद भी ये टेलीकॉम इंडस्ट्री से थे, उनको बना लिया। और अब ये जिस वक्त ये चला है और नेशनल मीडिया ने इस पर बात की है, तो टोपी ड्रामा करने के लिए एक लेटर निकाल दिया। ज़रा वो भी दिखा दें कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हम बुला रहे हैं और उसमें ये जो प्रोग्राम, दूसरी चीज़ें भी हैं एजेंडे पे, लेकिन ये जो एक मामला है ना, इस पर गौर किया जाएगा। यानी ये सिर्फ मीटिंग इसलिए बुला रहे हैं कि जो बेचारे लोअर स्टाफ है ना, खावर शाह साहब, उनको निकाल के और हायर कर रहे हैं। मुझे बताएं ना कि ये कौन से आपने किसी कंट्रोलर को या किसी प्रोग्राम डायरेक्टर को मुअत्तली किया हो, कोई हमें आंख दिखाने का, थोड़ा सा अश्क शोई के लिए कुछ ऐसा ही किया हो। न्यूज़ एंड करंट अफेयर डिपार्टमेंट है। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं, अब ज़रा सुनिए। ये मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने बड़ी लिजाजत से, ये मैं इंतहाई हम्बली में अर्ज़ करता हूं कि जनाब, हर बिजली के बिल में 35 रुपये आते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लग के, ये 8 करोड़ रुपया बनता है सालाना। अब इन्होंने 100 रुपया कर दिया, 100 रुपया कर दिया, और ये पता कितना बनेगा? 22 करोड़ रुपया सालाना। पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री की जो टोटल रेवेन्यू है ना, एडवर्टाइजिंग का जो किटी है, इट इज़ नॉट मोर देन 55 बिलियन। और ये 22 अरब रुपया तो ये सिर्फ इससे ले जाएंगे, इश्तिहारात इनके अलावा। और दिखा क्या रहे हैं? नक्शा पाकिस्तान का, जिसमें कश्मीर नहीं है। अब ये देखें ना, ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया नुक्ता इम्तियाज़ जो है, अब ये बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, मैं उनका कोई भी मौक़िफ़ हो सकता है, वो वेस्टर्न मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर कॉलम लिखते हैं, उनके थिंक टैंक स्कॉलर्स हैं। तो इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर, पाकिस्तानी कंट्रोल्ड कश्मीर, पैरिटी क्रिएट करने के लिए, उन जगहों पर अपनी जो वहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए उस एडिटोरियल लाइन कर रहे हैं। और देखें इस्तेमाल किस चीज़ को कर रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न को। और एक और शाह जी आखिरी बात, फिर मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कमेंट करें। जो रेटिंग कुछ जो वो जो है ना एंकर्स, यानी आम जो इंडिपेंडेंट चैनल्स ने उनको आजमा के बेचारे बर्बाद हो गए, बुढ़े हो गए न्यूज़ डायरेक्टर, और उन एंकर्स की कभी रेटिंग नहीं आई, उनको जनाब लाया जा रहा है। जो वो जर्नलिस्ट भी नहीं है, कोई किसी थिंक टैंक में काम करता रहा है, कभी को किस पे वो प्रोग्राम करेंगे जी, और ये BBC बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक हद तक मैं बताऊं आपको, कितना दिल दुखा होगा, मुझे बताएं, शाह खावर कश्मीरियों का। और ये 2 वाक़यात मैंने आपको बताए हैं, ये तसलसल से हो रहे हैं, ये कोई इत्तफाक नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए सभी, मैं अभी भी जब रास्ते में आ रहा था
तो मुझे कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया पे तो ये बात आ रही है, जो कि पाकिस्तान टीवी ने जो एक बड़ी मुजरिमाना, मैं समझता हूँ, वो जो एक हरकत की है कि पाकिस्तान के झंडे में से कश्मीर का जो नक्शा है उसको मिन्हा कर दिया गया है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये कोई ऐसे इसको छोटी गलती नहीं समझा जा सकता। और जैसे आपने बताया कि उसका रिपीट टेलीकास्ट हुआ, और मैंने अभी एक दोस्त ने मुझे भेजा जिसमें कि इंडियन जो इंटेलिजेंशिया है और उधर का सोशल मीडिया है, इवन उनका फॉरेन ऑफिस ने इसमें बड़ी खुशी का इजहार किया और उसको बड़ा हाईलाइट किया। और उन्होंने इसको कहा है कि जो कि पाकिस्तान का जो स्टेट रन टेलीविज़न है, पाकिस्तान टेलीविज़न, उसके ऊपर जो है उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायद, इंडियंस के मुताबिक, कि उनके मौक़िफ़ की तायद हुई कि वो कश्मीर के नक्शे को उन्होंने अपने नक्शे में से मिन्हा कर दिया। तो वो हमारा जो कश्मीर के बारे में एक बड़ा लंबा जो एक स्टैंड चला आ रहा है उसको तक़वियत मिली है, और ये उन्होंने बड़ी इस पर बगलें बजाई हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये कोई टेक्निकल या किसी टेक्निकल स्टाफ की या उसकी कोई हरकत या गलती या उसकी जो है कोताही नज़र नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि जितने भी ज़िम्मेदारान हैं इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हैं, चाहे वो एमडी हैं, चाहे वो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, और जितना, मैं समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पे सैक कर देना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी तमाम शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद वो एक फेस है हमारा इंटरनेशनली, नेशनल कैरियर, स्टेट रन हमारा टेलीविज़न है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हमारे जो नेशनल इश्यूज़ रहे हैं कश्मीर के हवाले से, हमारे इंटरनेशनल पॉलिसीज़ या फॉरेन पॉलिसीज़ जो रही हैं, उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बड़ा कलीदी रोल रहा है। और वो लोगों को, और इंटरनेशनली भी लोगों को जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ और पाकिस्तान के जो स्टांसेस हैं इंटरनेशनली, जिसमें कि कश्मीर और इंडिया से इस मुतालिक रिलेशंस बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसको बड़ा बेहतरीन तरीके से एडवोकेट करता रहा। अभी आपने जैसे बताया, मैंने ख़ुद, मेरे नॉलेज में है कि अभी जो उखाड़ बिछाड़ हुई है बहुत ज़्यादा, और जैसे आपने बताया कि अपनी निचले लेवल पे भी पीटीवी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी चेंज किया जा रहा है, मेरे भी नोटिस में है। और उसके बारे में हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन भी फाइल हो चुकी है कि बहुत सारे ऐसे सीनियर एंकर्स जो कि बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, और ख़ास तौर पे मैं कुछ ऐसे एंकर्स को जानता हूँ, एक खातून एंकर को, कि जिन्होंने कश्मीर के ऊपर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए और बड़ी अच्छी अवेयरनेस और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, और उस पर एक नेशनल कंसेंसस जो है वो डेवलप किया, उनको भी सैक किया उन्होंने। और अभी दूसरी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी जो हायर मैनेजमेंट है, जिसमें आप फरमा रहे हैं कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन और एमडी पीटीवी, उनकी जो तैनाती है उसको भी चैलेंज कर रखा है। और दूसरी ये है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक रखा है कि जब तक आपका ये मैटर सब जुडिस है, आप किसी भी एम्प्लॉय को वहां से नहीं छेड़ेंगे। मैं तो ये कहूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करके कौम की जान छुड़ा दे इनसे। देखें, एमडी जो मेरे पास इतला है रिपोर्टेडली, जी एमडी और चेयरमैन जो है ना, वो यूं उनकी सुर इस वक्त मिल गई है और अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। शुगल सोसाइटी जैसे हम कहते हैं ना, वो जो एक सूडो किस्म के इंटेलेक्चुअल्स जो कभी कौमियतों की बात करते हैं, कभी मिसिंग पर्सन के हवाले से, और ये जो सारे लोग जिनको ला के भर्ती किया है, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट मीडिया है ना, वो नौकरियां देने के लिए तैयार नहीं था, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। मैंने पहले कहा ना, जैसे कहते हैं ये जरासीम कुश अद्वियात हैं, तो ये रेटिंग कुश एंकर हैं जिनको कोई देखना ही नहीं पसंद करता, लेकिन उनको आपने जगह दे दी है और वो आके अपनी उन चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा दिल इस वक्त, मैं हो सकता है बात ऐसी कर रहा हूँ जो किसी मेरे दोस्त को बहुत नागवार बात है, मैं समझता हूँ आप बड़े दुखी दिल से बात। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप स्टेट टीवी में आ रहे हैं और आप पीछे नक्शा लगाया हुआ आपने पाकिस्तानी कंट्रोल्ड कश्मीर, इंडियन कंट्रोल, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये हमारी खारजा पॉलिसी का एक ये फंडामेंटल है, बहुत बड़ा। तो कैसे, आप मुझे बताइए ना, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और अब 22 अरब रुपए 4 सूबे हैं, और एक आपको जो शौकत खानम जो है ना, जो 4 अरब रुपए से बना, तो आप बजाय इसके पीटीवी फीस के आप अगर 100 रुपया हेल्थ फी के नाम पर लगा के चारों सूबों में और एक इस्लामाबाद में 4-4 अरब रुपए का हॉस्पिटल लगा दें, पूरी कौम आपकी एहसानमंद होगी। इन लोगों को आप पैसे दे रहे हैं जो आके कश्मीर का नक्शा गायब कर रहे हैं, और आप देखें वहाँ पर पीटीवी के अंदर करप्शन की, बेईमानी की कितनी कहानियाँ हैं।
लूट के खा गए हैं बिल्कुल ये सारे के सारे। मेरे नॉलेज में कमीशन माफ सभी किया एक सारा। ऐसी बात भी आई है कि पीटीवी के जो बोर्ड है उन्होंने कुछ डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंसेस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ किए, जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस इजाजत नहीं देता। नहीं, वो शायद खान साहब कहते हैं ना, मैं प्राइम मिनिस्टर, और मैं दोस्त हूं प्राइम फिर ये मिनिस्टर हुआ कि सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा मरासला लिखा उनको और उनको रेप्रिमांड किया कि आप रूल्स ऑफ बिजनेस को वायलेट करते हुए डायरेक्ट आप डील नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों को। उसके लिए आपको मिनिस्ट्री की भी कंकरेंस चाहिए, पहले आप उधर से रूट होके आए। और एक मैं समझता हूँ कि एक नॉन प्रोफेशनलिज्म का एक जो है एक बहुत भरपूर किस्म का मुजाहरा वहाँ पे हो रहा है। में कौन लोग हैं? ये सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोग भर्ती कर लिए गए। ये जो टेलीफोन कंपनियों के सीईओ हैं उनको भर्ती कर लिया गया, क्योंकि देखें चेयरमैन साहब जो हैं उनका अपना एक बैकग्राउंड है, बड़े अच्छे आदमी होंगे, हैं अच्छे आदमी, हम उनको सपोर्ट भी करते रहे हैं, बट नॉट बिकॉज के ही इज़ ए गुड मैन, बट बिकॉज ही इज़ ए प्रोफेशनल आदमी। और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का मुझे मैंडेट है और मैं इसको बीबीसी की तर्ज पे पाकिस्तान टेलीविजन को मैं विदाउट उसमें कोई किसी की इंटरवेंशन नहीं होगी और मैं एक बड़ा प्रोफेशनल इदारा बनाऊंगा। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपने प्रोफेशनल इदारा बनाया। उससे मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर आपने तो शर्मनाक हद तक नहीं, इसमें प्राइम मिनिस्टर का इमेज भी खराब होता है, बहुत खराब हुआ है। देखिए वजीर आजम मुकदमा लड़ रहे हैं कश्मीर का, पाकिस्तान की फौज मुकदमा लड़ रही है कश्मीर का। वजीर आजम ने पिछले 6 महीने में 8 महीने में यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, ये पीटीवी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का जो इमेज है उसको दाग दाग कर रहा है। बिल्कुल मैं समझता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि नाउ इट इज़ टाइम कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनको जिस तरह देखें ना, एक शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें शौकत तरीन का नाम है, उन्होंने कहा जी मैं किसी को नहीं रोकूंगा ना मैं किसी को बचाऊंगा। ये भाई ये जो चल रहे हैं कश्मीर के नक्शे उड़ा दिए हैं आपने और 2 नंबर भर्तियां कर ली हैं आपने इतने पैसों पे, और आप 100 रुपया आपने उस पर लगा दिया बिजली में, उसका 22 अरब रुपए आप खा जाएंगे। और आप कौम को दे क्या रहे हैं? पाकिस्तान टेलीविजन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी परसेप्शन में? कहीं पे कुछ है? कोई इसको देखना पसंद करता है? नथिंग। एक थका हुआ थकगड़, यानी मुझे नहीं पता कि कौन देखता है, शायद उनके अपने घर वाले भी नहीं देखते पाकिस्तान टेलीविजन को कि क्या उसमें आ रहा है। एक इंतहाई घटिया किस्म का वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, हमारा स्टेट टीवी है, लेकिन दुख होता है ये इन्होंने बनाया ना। लेकिन नेशनल इश्यूज पे मैं समझता हूँ कि एक रोल रहा है, उसमें बड़े सीनियर हमारे एंकर्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को स्पेशली कश्मीर के हवाले से जितना मैं समझता हूँ कि एक कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान टेलीविजन की है विद ऑल इट्स शॉर्टकमिंग्स, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसको हैम्पर किया गया, बहुत ज़्यादा हैम्पर किया। बहरहाल अब देखते हैं कि ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करके ना एक चंद लोगों को और निकाल देंगे छोटे लेवल पे, और ख़ुद वो जो बड़े लोग हैं वो उसी तरह रहेंगे। सबसे पहली तो बात यह है कि इनको ये ऐसे बंदे भर्ती करने की ज़रूरत क्या थी कि जो बंदे यानी जिनका थॉट्स जो हैं, जिनकी फ़िलासफ़ी जो है वो पाकिस्तान का जो रियलिटी है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के जो फंडामेंटल्स हैं उसके खिलाफ है। बिल्कुल क्यों आप उनको आप देखें ना, जो आप बंदे भर्ती किए, आप इनके ट्वीट्स देख लें, इनके आप जनाब वो देख लें, इनके कॉलम देख लें, इनके पिछले मज़ामीन देख लें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में और अहम इशूज़ पर ये क्या बातें करते रहे। ये तो मगरब के नुमाइंदे हैं, आपने पाकिस्तान टीवी भी उनके हवाले कर दिया। मैं समझता हूँ इस पे बहुत भरपूर तरीके से एक तहकीक होनी चाहिए, इसकी प्रोब होनी चाहिए और इस पे ये बिल्कुल ये सामने आना चाहिए कि ये, मुझे नहीं लगता कि ये एक टेक्निकल गलती है या ना, नहीं जी डेलिब्रेट है बिल्कुल। मेरा तो अब प्रेमा फेसी यही लगता है कि ये एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश है, साजिश के तहत ये सारा कुछ हुआ। इसीलिए तो इंडिया ने इस पे खुशी का इज़हार किया। ये वो जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो कहते हैं ये लकीर ऐसी है और 2 नेशन थ्योरी कुछ भी नहीं है और तिजारत होनी चाहिए, बॉर्डर ओपन होनी चाहिए, कश्मीर को छोड़ दें, ये वो लॉबी है जो घुस गई है, घुस बैठी है। पाकिस्तान टीवी से निकालने की ज़रूरत है, नहीं तो भाईजान ये इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे और लोगों का दिल दुखता रहेगा एंड इट विल रियली break the courage and it will have a very bad psychological impact on that indigenous Kashmir movement. It is not on. It should not have been the case. It should not have been allowed. मैं तो हैरान हूँ अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई। इस पे मैं कहता हूँ बड़ी भरपूर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अच्छा जी, अब ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज वो जो कोरोना केस था ना, उसमें शाह खावर आज अटर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि जी वो सैनिटरी वर्कर्स जो हैं ना वो बग़ैर प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है उसके लिए जाते हैं सफाई पे, तो ये प्लीज़ आप ऑर्डर करें कि आप ये ना करें। तो आगे से जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने, जस्टिस गुलजार साहब ने कहा ये यानी आप एग्जेक्टिव हैं, आप इस हवाले से लेजिस्लेशन करें और ये सिर्फ कुछ सैनिटरी वर्कर्स का मामला नहीं है, आप करें, ये फंडामेंटल राइट है। आप जो माइन
वर्कर्स हैं, जो ये बिजली के बेचारे वापडा के लोग हैं, ऊपर चढ़े होते हैं खंभों पे, कोई उनके पास प्रोटेक्टिव चीज़ें नहीं होती, तो ये इसी तरह ये सैनिटरी वाले हैं, आप इन सब के लिए लेजिस्लेशन करें। आप ये यानी जो एग्जेक्टिव के करने वाले काम हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कांधों पर डाल रहे हैं। नहीं समी, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक बात है कि द प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, अटॉर्नी जनरल, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि उनको भी मजबूरन ये सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप कोई डायरेक्शन इशू करें। देखिए सभी बड़े एतराज़ होता है कि सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर जुडिशरी जो है वो मामलात में मुदाखलत करती है, एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुनासिब नहीं है, गैर ज़रूरी मुदाखलत भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आइन एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट देता है, जिसमें हर इदारे की हदूद और कयूद जो है वो बिल्कुल मुतय्यन है, जिसमें एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, लेजिस्लेचर का अपना है, जुडिशरी का अपना है, और इन्होंने एक दूसरे के डोमेन में मुदाखलत के बगैर काम करना एक पूरा मैकेनिज़्म है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई है आइन पाकिस्तान में, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है या हाई कोर्ट्स की रिट ज्यूरिस्डिक्शन है, उसमें उनको पाबंद किया गया है आइनी तौर के ऊपर कि वो लोगों के जो बुनियादी हकूक़ जो आइन ने दिए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की सूरत में उस पर कोई डायरेक्शन, उस पर कोई मुफादे आमा का जो कोई मैटर हो तो उस पर वो कोई डायरेक्शन। अच्छा, मुझे यहाँ लेकिन एक चीज़ ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं चाहूँगा कि आप इस बात को कंप्लीट कीजिएगा, और फिर इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है कि मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट क्या समझती है कि किस तरीके से इस मुल्क का सियासी निज़ाम मजबूत हो सकता है। एक छोटे से वक्फे के बाद आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पाकिस्तान टेलीविज़न के मामलात पर डिस्कशन की। जो बिजली के बिल हैं उनकी उसकी मद, वो जो 35 रुपये उनको चार्ज वो किए जाते हैं हर बिल में, 8 अरब रुपया तो वो उससे हासिल कर लेते हैं। अब जो उन्होंने अप्रूवल करके भेजा है 100 रुपया हर बिजली के बिल में टेलीविज़न के लिए, और उससे कितने पैसे इकट्ठे होंगे? 22 अरब रुपया। 22 करोड़ नहीं, माफ़ी चाहता हूँ मैं, 22 अरब रुपया। पता नहीं कितने, 4 अरब रुपए में, 3.5 अरब रुपए में शौकत खानम जो लाहौर का था वो बन गया था। अब देखें एक ही साल में कितने इसमें हॉस्पिटल बन सकते हैं, और ये पीटीवी क्या सर्विस कर रहा है कौम की। कश्मीर का नक्शा भी इन्होंने उड़ा दिया, और पता नहीं क्या फजूल किस्म की गुफ्तगू। और ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिनमें है, ये सारे टेलीकॉम के लोग, ये बड़ी मोबाइल कंपनियों के लोग, रेटिंग कंपनी का, ये आप देखें ना, अब एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, रेटिंग है यहाँ पर जी वो दे रहे हैं साथ में, और टेलीफोन कंपनी है, और पीटीवी के भी वो जनाब डायरेक्टर इन्होंने बनाए हुए हैं। ये एक अकरबा परवरी क्रोनीज़म, अल्लाह ताला हमें इससे जान छुड़ाए। सुप्रीम कोर्ट पर हम चले गए थे बात करते हुए, और मैंने आपसे कहा था कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन इससे पहले शाह खावर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे थे, वो कंप्लीट कर लें तो फिर बात करें। वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आइन ने एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने इख्तियार दिया है 184(3) के तहत वो इख्तियार इसलिए दिया गया है कि जब इंतज़ामिया और मुकन्ना जो है वो अपनी आइनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं लोगों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, जब वो वहाँ पर नाकाम होंगी, तो वो किसी की दरख्वास्त पर भी या अज़-खुद भी उसके ऊपर उनका एक आइनी रोल बनता है जो कि उन्होंने अदा करना है। उसकी वजह यह है कि सुपीरियर कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है, और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जो है उन्होंने एक कसम खाई हुई है। तो उस पर एतराज़ भी होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अलग बात है कि वो किस हद तक वो एक इख्तियार एक्सरसाइज होना चाहिए, उस पर अब बहस हो सकती है। लेकिन इस तरह के ऐसे मामलात में सुप्रीम कोर्ट उस वक्त स्टेप इन करती है कि जब वो देखती है कि गवर्नमेंट जो हैं, गवर्नमेंट्स वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं शहरियों के हुकूक के हवाले से नहीं कर रही। शाह साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना पर कोई हुकूमत जो है वफाक एक पॉलिसी नहीं बना सका। जी, सिंध कुछ कह रहा है, दूसरे सूबे कुछ कह रहे हैं, मार्केट्स खोलने बंद करने, हर चीज़ पर, इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था उस पर भी झगड़ा। तो आज जो पैगाम जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने ये बात कही
चीफ जस्टिस उनके साथ सीनियर जज एजाजुल हसन साहब थे, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप सारे मिलकर इसमें लेजिस्लेशन करें। आप क्यों नहीं करते लेजिस्लेशन उन चीज़ों पर जिनका ताल्लुक आवाम के फंडामेंटल राइट से है? यानी देखें ना, जिंदा रहना फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल है। अभी ये कोरोना वायरस आ गया और उसमें कोई यानी हर सेहत जो है वो सूबाई मामला बन चुकी है, कोई यूनिफाइड पॉलिसी वफाक नहीं बना सका। इस 18वीं यानी इनडायरेक्टली आज जो बात हो रही थी, जो मैसेज था कि कानून में जहाँ कहीं भी कुछ हुक्म है, 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसको छेड़े बगैर बहुत सारे जो दूसरे मामलात हैं उस पर आप उसको रिविज़िट कर सकते हैं और तमाम सियासतदान, तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें बैठकर कम अज़ कम जो मुल्की मफादात हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा सियासतदानों को कि अपनी ज़ाती अना और वो जो चीज़ें हैं उसको छोड़ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर आप लेजिस्लेशन करें, अवाम के वर्कर्स के राइट्स पर लेजिस्लेशन करें, टेस्टिंग और अच्छा फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ों की वजाहत हुई शाह साहब। यानी लाहौर में आप देखें आज सारा दिन ये खबरें चलती रही हैं कि टेस्टिंग किट्स ही नहीं है, वहाँ पर टेस्ट ही कोई नहीं हुआ। और NDMA वाले क्या बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब अगर 5 घंटे हमारी लैब सारी काम करती रहे ना तो हम 30,000 टेस्ट डेली परफॉर्म कर सकते हैं। तो चीफ साहब ने कहा तो किसी ने रोका है आपको ज़्यादा शिफ्ट 24 घंटे चलाने में? किसी इजाज़त की ज़रूरत है? यानी 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में आप अब पहुँचे हैं 30,000 टेस्टों पर, और वो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जो बता रहे हैं लाहौर में आज सारा दिन जो बड़े बड़े उनके हॉस्पिटल हैं कोई टेस्ट नहीं हो सका, किट्स ही नहीं है वहाँ पर। तो जो एक सिस्टम का जो उसमें यानी हमारे जो वसाइल अवाम के लिए जो रखे गए हैं वो ना होने के बराबर हैं, वो आज जो सारा यानी NDMA को हम तो ये समझते थे कि वो सारे इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है जी। तो उनके जो अदरीस महसूद साहब जो उनके नुमाइंदे थे उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल हर चीज़ का जो रिकॉर्ड है ना वो उनके महकमों के पास है, हमें तो रिक्वेस्ट आती है कि ये चीज़ चाहिए तो हम उसको प्रोक्योर करके ख़रीद के उन्हें देते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शाह साहब लेने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए सभी बात ये है कि इस बहस में पड़े बगैर 18वीं तरमीम में जो हुआ वटेवर, मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के हालात कौमों पे आते हैं तो वो कौम मुत्तहिद हो जाती है, ठीक है। और हमने देखा है कि माजी में कौमें मुत्तहिद हुई हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस और वटेवर। यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो जिसका रोल कहीं पे हमें नज़र नहीं आ रहा, और उसकी गालबन हमारी खातून फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा उसकी मिनिस्टर है, वो है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री। वो बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। वो इसलिए बनी हुई है कि जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल हो, फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान किसी ने अगर कोई चीज़ों को ब्रिज करना है या प्लेटफॉर्म देना है तो वो मिनिस्ट्री इसलिए बनाई गई है। और मैं समझता हूँ कि जब जहाँ पे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर तमाम हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट, और उसमें मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनका एक लीडिंग रोल होना चाहिए, बाकी सूबों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके पीछे चलना चाहिए। और इस चीज़ की निशानदही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले भी कर चुकी है। उन्होंने, मैं उस प्रोसीडिंग्स में मौजूद था कि उसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल को और बाकी सबको भी ये कहा था कि आप तमाम मिल के एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं, फेडरेटिंग यूनिट्स और फेडरेशन इकट्ठे होके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी हमें हमांगी या एक मरबूत पॉलिसी जो है वो अभी तक नज़र नहीं आई। तो इस बात की बिल्कुल ज़रूरत है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई लेजिस्लेशन तो नहीं कर सकती, वो हिदायत ही कर सकती है। जो हिदायत और उसमें भी मैं समझता हूँ कि वो जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर बहुत किया उन्होंने। वो अभी भी मौका जो है वो आपके लेजिस्लेचर को और इंतज़ामिया को दे रहे हैं कि आप खुद आएँ और उस पर लेजिस्लेशन करें। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस पेंडेमिक की वजह से बाकायदा कानून साजियाँ हुई। देखिए सिर्फ ये पेंडेमिक का मसला नहीं है, जो दूसरा मसला आ रहा है टिड्डी दल का, उस पर भी आज बात हुई। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि स्प्रे करने के लिए 4 जहाज़ हैं, एक ट्रेनिंग के लिए है और 2 जहाज़ जो है ना वो तो उड़ ही नहीं रहे, पायलट नहीं है उनके, और एक जहाज़ है अभी वो लीज़ किया है। तो चीफ साहब ने कहा कि ज़रा दिखाइए कागजात के कहाँ से लीज़ किया, कोई उसका टेंडर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी वो तो एमरजेंसी में थी। तो उन्होंने कहा वो किसी अजीज़ का ले लिया होगा, अपनी किसी कंपनी का ज़्यादा पैसों पे ले लिया होगा। और उन्होंने कहा कि एक तो जहाज़ आपका सखर एयरपोर्ट पे खड़ा है और वो बंदा भी नहीं हुआ, थोड़ी सी हवा आई तो वो उड़ जाएगा। देखिए आपको पता है टिड्डी दल के हवाले से आज मैं सिर्फ एक मिनट दूंगा, क्योंकि मैंने ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं जो GHQ में हुई हैं। जो हमारे NDMA के जो चीफ थे ना, जो मेंबर थे,
वो पूरी तरह ब्रीफ ही नहीं थे। लोकस्ट वाले उनको पता ही नहीं था। हमें ये बताया गया, मैं आपको थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो कि ये कितना संगीन मसला है। जून के आखिर में, ये जुलाई के पहले हफ्ते तक ये अफ्रीका से टिड्डी दिल आएगा। अभी तो यहाँ पे लोकल है और वो उसके जो फ्लॉक्स हैं ना जी, वो 10 मील लंबे और 5 मील चौड़े होंगे, और वो जब शहरों के ऊपर से गुजरेगा ना तो अंधेरा छा जाएगा। ठीक है। और 1400 अरब रुपए का तखमीना इब्तदाई लगाया गया कि पाकिस्तान की ज़राअत को इतना नुकसान होगा। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका 20% जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। और यहाँ पर हमारे पास अगर जहाज़ हैं तो पायलट नहीं है, और कहते हैं जी वो पायलट वो चलाना नहीं चाहते, तो वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। आप मुझे ये बताइए कि ये मेयार है नेशनल डिज़ास्टर को जो चीज़ें देखती हैं, जो बॉडीज़ देखती हैं, और सूबों का और वफाक का आपस में किसी तरह का कुछ भी नहीं है। ये तो आज जो मामला आया वो तो इंतहाई एक अफसोसनाक मामला था वहाँ पर। ये जो टिड्डी दल का जो मसला है, ये तो पिछले साल से ये इमर्ज हो गया था, और उसके ऊपर अगर मरबूत मनसूबाबंदी की जाती तो इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता था, क्योंकि वो जितनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, और अब तो वो आपके पास कोई ऐसी मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि आप उसको तबाह कर सके, सिवाय इसके जो हमने सुना है एक्सपर्ट से कि वो जो उन्होंने ब्रीडिंग के लिए अंडे दिए हुए हैं उसको कम से कम तल्फ कर लिया जाए, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए। और देखें आप जो फसलें हैं ना उन पर आप वो स्प्रे नहीं कर सकते, इसलिए कि वो इन्वायरमेंट का वो इतना नुकसान हो जाता है कि वो फसल दोबारा नहीं होती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इतने अरसे से ये एक चीज़ थी, और इस पर इंडिकेशंस होती रही हैं, कुछ गवर्नमेंट या स्टेट के डिपार्टमेंट से इसकी तंबीह भी करते रहे, लेकिन इसके ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। और ये पेंडेमिक के अलावा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ना करे कि ये एक बहुत बड़ा कहतसाली जो है वो उसका अच्छा, उसमें वो क्या बात हो रही थी, एनडीएमए वाले कह रहे थे जी ये तो वो जो प्लांट प्रोटेक्शन वाले हैं उनको पता होगा जी, ये तो फूड सिक्योरिटी की वजारत है जी, उसको पता होगा जी। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ प्रोक्योर करके देते हैं। मुझे ये बताइए, कौम के साथ एक मजाक करने वाली बात है। एक टास्क फोर्स बनाई जाए, जिस तरीके से एक टास्क फोर्स जो है वो दहशतगर्दी को कर्ब करने के लिए बनाई गई थी, ये ऐसी चीज़ें हैं। अब मतलब ये है कि आपको एक अकेला प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहा है जो एक गाइडलाइन तो दे सकता है, लेकिन अब आगे जो काम करने वाले हैं, पुरानी वीडियोस चल रही हैं। वो शहबाज गिल साहब की किसी ने सी पैक पर 3-4 साल पुरानी वीडियो का क्लिप लगा के उनका भी कर दिया। जनाब देखें, ये तो इनके तो ये ख्यालात थे कि सी पैक के बारे में, अब ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो ये क्या, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया बेचारों ने कि मैंने तो वो कॉन्फ्रेंस करवाई थी। अच्छा, अब देखें, मैं कोई शहबाज गिल साहब की जो नीयत है उस पर कोई शक नहीं करता, लेकिन ये जो हमने पहले पीटीवी का सारा मसला डिस्कस किया है ना, जब आप उन लोगों को बिठा देंगे इन स्ट्रेटेजिक जगहों पर जो नज़रियाती तौर पर इंटरनेशनलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के मफादात की बजाय अपने उन मास्टर्स के मफादात को प्रमोट करेंगे, जहाँ से उनको लेक्चर के लिए दावतें आती हैं, जहाँ से डॉलर और पाउंड उनको तनख्वाहों की सूरत में मिलते हैं, वो पाकिस्तान और कश्मीर के दुख को क्या महसूस करेंगे? बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जो नॉन इलेक्टेड लोग, और वो भी इम्पोर्टेड लोग, मैं आपको बताऊँ, देखिए हमारे पाकिस्तान में बड़े लोग मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उसमें बड़े बड़े काबिल और बड़े अच्छे इवन इलेक्टेड कैपेसिटी में लोग मौजूद हैं। उनकी आप खिदमत हासिल करें, जो आपके साथ पार्टी में मुखलिस रहे हैं, वो आपके मुल्क के मफाद के लिए भी काम करेंगे, उनमें एक डेडिकेशन भी होगी, मोटिवेशन भी होगी। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि किसी के मैं नियत पे शक सर्टिफिकेट देने वाले, लेकिन प्रोप्राइटरी डिमांड ये करती है कि आपके लोग जो आपके आपने बड़ा वर्ड यूज़ किया, प्रोप्राइटरी ये डिमांड करती है यहाँ पर लेना। लेकिन नाजरीन, जब हम वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे कि जो एक जज साहब हैं उनकी प्रोप्राइटरी क्या डिमांड करती है और उसका पेडेस्टल क्या होना चाहिए, हाई मॉरल पेडेस्टल होना चाहिए या लोएस्ट मॉरल पेडेस्टल। ये मैं मुश्किल तरीन सवाल अपने बड़े करीबी दोस्त शाह खबर एडवोकेट के सामने रखूँगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोप्राइटरी की बात की थी जनाब शाह खबर एडवोकेट ने, और जो प्रोप्राइटरी है वो कंडक्ट से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकाज नोटिस दिया था वो चैलेंज किया था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, और आज उसकी समाअत नहीं हो सकी 10 मेंबर बेंच की, क्योंकि एक जज साहब को शायद
शक है, ख़दशा है कि उनको कोई कोरोना ना हो गया हो, तो इसलिए 11 जून तक ये समाअत मुलतवी की गई। आम आदमी शाह खावर कानूनी नुकात में जाए बगैर, मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, जब मैं वकीलों से बात करता हूँ या उन दानिश्वरों से जिनका बड़ा टिल्ट है ख़ास नज़रिए की तरफ, वो तो कहते हैं जनाब कि ये जी जंगल है, कोई ये कैसे जज के बारे में कोई तहकीकात हो सकती हैं। आम आदमी ये कहता है कि भाई अगर प्रॉपर्टीज़ निकल आई हैं और आपसे पैसे पूछे हैं कि ये कहाँ से आपने पैसे दिए, तो ये कोई अना का मसला है, ये कोई इज़्ज़त का मसला है, या जज साहब ये कहें कि आप मुझसे होते कौन है मुझसे ये पूछने वाले, इस तरह आपने कानून की वायलेशन की है। अगर वो सिर्फ एक बड़े प्यार से एक मनी ट्रेल दे देते उसकी कि जनाब यहाँ से ये पैसे आए थे और ये मैंने दे दिए, वहाँ पर मेरे बीवी बच्चों ने ले ली प्रॉपर्टी, या बीवी बच्चों ने जहाँ से लिए थे कहीं कोई उसकी कोई भी सूरत हो सकती है, उसको देने में क्या हर्ज है उसको। देखिए सभी बात यह है कि हमारा जो आइन है वो किसी की के बारे में ये नहीं कहता, या किसी को ये नहीं है कि अगर किसी को प्रिविलेज हासिल है तो उसको ये कहा जाए कि वो मुकद्दस गाय नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन है, जो उसका एक प्रोविज़न है आइन पाकिस्तान में, वो इसीलिए है कि वो ये देखे कि वो जो सुपीरियर जुडिशरी के जज साहिबान हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट्स हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस जो हैं, उनका एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, एक वो जो मुतय्यन किया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। जब भी कोई जज साहिब जब अपना हल्फ लेते हैं अपने ओहदे का, तो उसमें वो न सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो कहा है ना उन्हें कि मनी ट्रेल देशों का नोटिस में है ये जी, उन्होंने नोटिस दिया था। हाँ। लेकिन उसमें एक मिसाल मौजूद है कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को जब इम्पीच किया जा रहा था, नहीं मैं गुजारिश करता हूँ, अच्छी मिसाल कि उस पर देखें वो एक प्रेसिडेंट कायम हो गई ना, उनको तो शो कॉज नोटिस ही नहीं हुआ था। उन्होंने जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं उसमें कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी, उनको नोटिस हो गया था, नहीं चैलेंज किया था उन्होंने भाईजान, मैं उसमें सिर्फ नोटिस था, शोकस। अब मैं गुजारिश ये करता हूँ इस चीज़ की बहस में पड़े बगैर, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 10 रुकनी बेंच जो इसको समाअत कर रहा है, उसमें बात क्या है? बात ये है कि जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि ये बदनीयती पर मबनी है और वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी में नहीं आता। ऑल राइट, अगर उस पर एक लार्जर बेंच ने कॉग्निजेंस ले ली है तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इसको जल्द अज जल्द एडजुडिकेट करना चाहिए। इसमें एक परसेप्शन की बात है शाह साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी माजरत के साथ, मैं कोई तौहीन अदालत नहीं करना चाहता, हमें अपनी अदलिया पर फ़ख्र है और ये बड़े इंडिपेंडेंट लोग हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, लोगों का एक ये परसेप्शन बन रहा है कि कोई भी तबका, कोई भी सेक्शन जो है वो अपनी तरफ हाथ नहीं किसी को उठाने देता। और ये अगर आपने इफ्तिखार चौधरी साहब का जो असल रेफरेंस पढ़ा हुआ है उसके मेरिट्स पे तो कभी बात ही नहीं हुई। एक ऐसे पेट्रोल पंप की तेल की पर्चियाँ जहाँ पे पेट्रोल बिकता ही नहीं है, डीजल था, मुझे ये बताइए ये प्रोप्राइटरी है? नहीं, ये फैक्ट है उसमें, देखिए ये इस फैक्ट को वेरीफाई होना था, ये इल्ज़ाम है। मुझे ये बताइए बात कि अब किसी जो भी अब अगर आप देखिए साहब के बारे में सवाल है तो वो कहें कि जी ये इन्फॉर्मेशन कानूनी तौर पर आई है, गैर कानूनी तौर पर आई है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं ये नहीं कहता, मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि कोई भी जो है वो मुकद्दस कायम नहीं है, सीक्रेट जो है वो नहीं है। बात ये है कि एक ड्यू प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है, और मैं अभी भी ये कहूँगा क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें इवेंचुअलिटी क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या तो उनकी दरख्वास्त मंजूर कर सकता है और वो कह सकता है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका जो रेफरेंस, या दूसरा ये भी हो सकता है कि हम उसको वापस भेज दें, क्योंकि मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, ये 2-3 दिन पहले की जो हेयरिंग थी उसमें एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने फ़रोग नसीम साहब से पूछा कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये जो एतराज़ात उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने पिटीशन में उठाए हुए, क्या ये इनका अहाता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं कर सकती? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर सकती है। तो इसलिए हम इसको ओपन छोड़ रहे हैं, बड़ा लार्जर बेंच है मैं इस पे, और लेकिन मैं गुजारिश ये है करूंगा कि इसको जल्द अज जल्द इसका फैसला हो जाना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो जो भी आएगा वो कानूनी आएगा, और वो कानून के बड़े साहिब विजडम वो लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सवाल हो जाता है तो यार उठा के कागज़ मुँह पे मारें, ये भाई ये पैसे यहाँ से आए थे, कितना कद काठ में इजाफा हमारी जो, और लोग इस वक्त तरस रहे हैं क्योंकि ऐसी बात हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिलीवर किया पाकिस्तान के लोगों के लिए। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अभी ये जो बेंच है 10 मेंबर्स बेंच, ये मैं समझता हूँ कि ऐसा फैसला करेगा
जो मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक हो अगर इंसाफ। वो तो बहुत सारे अब ये क्योंकि वो कानूनी बात हो रही है और वो सही लेजिटिमेट हो रही होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये कानूनी बात इसलिए हो रही है कि मनी ट्रेल है नहीं जी, या आम परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं तो समझता हूँ काजी फायज़ साहब एक बड़े अपराइट आदमी हैं, लेकिन आम जो लोग बात करते हैं जो चीज़ों को समझने वाले नहीं हैं, वो कहते हैं जनाब भाई हज़रत उमर फ़ारूक से, हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बंदे ने कहा कि ये उमर तुम्हारे पास 2 चादरें कहाँ से आ गई? फ़ौरन बेटा खड़ा हुआ, उनका एक चादर मैंने दी। मनी ट्रेल आ गई ना फ़ौरन। प्रोप्राइटरी जो है ना, और जो हाईएस्ट पेडेस्टल मोरालिटी का मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको मेंटेन ये हम तवक्को तो यही करते हैं ना। बिल्कुल। बहरहाल हम तवक्को करते हैं और सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह मायूस भी नहीं करेगी। ये सब बाइज़्ज़त और बाकमाल लोग हैं और बड़ी वाइब्रेंट सुप्रीम कोर्ट है हमारी, और तमाम जजेस उनके जो सवालात हैं बहुत वो एक एग्नी के साथ और बड़ी बड़ी सोच समझ के साथ वो सवाल करते हैं। इंशाल्लाह फ़ैसला अच्छा ही आएगा, लेकिन बहरहाल अगर जज साहब वो कागज़ का पुर्जा मारे ना मुंह पर और कहें कि ये है मनी ट्रेल, सारी की सारी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुपने से मसला बड़ा ख़राब होगा और परसेप्शन जो है वो कुछ उस हवाले से फिर सवालात पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, आज कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।